नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भाषा और समाज की तीसरी इकाई लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें भाषा और समाज में इसे चार भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि भाषा और सामाजिक व्यवहार इसकी पहली इकाई को ही इन चार भागों में विभक्त किया गया है। उसमें पहला है भाषा और समाज, भाषा और वर्ग, कि भाषा और वर्ग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। दूसरा है इसमें व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग, कि किस तरह से व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में किस तरह से भाषा का अलग अलग रूप में एक तरह से प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई देता है। तीसरा है इसमें भाषाई अस्मिता और जेंडर, कि हम देखते हैं भाषा के संदर्भ में जब हम जेंडर का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष में किस तरह से भाषा में भिन्नता का रूप स्वरूप स्थिति परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। चौथा है इसमें भाषा और संस्कृति, कि किस तरह से व्यक्ति भाषा और संस्कृति से ताउम्र जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके द्वारा वह अपने नित्य कार्य भी करते हुए दिखाई देता है और नित्य कार्यों के साथ साथ संस्कृति से अपने या युवा पीढ़ी या भावी पीढ़ी या अन्य रूप में उसका प्रदापन करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा का जो रूप स्वरूप है वह किस तरह से व्यक्ति जोड़ते हुए दिखाई देता है। भाषा व्यक्ति की महत्वपूर्ण इकाइयों में हम कहें कि हम देखते हैं कि जीवन में भाषा के बिना व्यक्ति का जीवन एक तरह से निरर्थक पाया जाता है और निरर्थक रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने द्वारा की गई चीजों का जो रूप स्वरूप है उसमें व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई देता है। भाषा और वर्ग, भाषा का महत्व और उपयोगिता, इससे पहले की जो वीडियोस हैं बच्चों, उसमें भाषा का महत्व और उपयोगिता अनेक संदर्भों में मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी मैं यह बता देती हूँ कि किस तरह से भाषा व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण एक तरह से स्थान रखती है। हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा ही या अपने व्यवहार के द्वारा ही केवल एकांकी रूप में भाषा को अभिव्यक्त नहीं करता हुआ दिखाई देता है। एकांकी से हमारा तात्पर्य अकेलेपन से या वैयक्तिक रूप से वह भाषा का प्रयोग करता हुआ नहीं दिखाई देता। भाषा से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि वह भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा अपने जो भाव है, विचार है, अनुभव है, उसे एक दूसरे से साझा करता हुआ दिखाई देता है। और ये साझा रूप हम देखते हैं कि विभिन्न स्थिति परिस्थितियों में अनेक प्रकार से बोली के संदर्भ में वह अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा उपभाषा और बोली में हम देखते हैं कि परिवर्तन यथावत रूप से आता हुआ दिखाई देता है और ये यथावत रूप से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 16 बोलियां हैं। जैसे कहा जाता है कि चार कोस पर पानी बदले और चार कोस पर ही वाणी बदले, ऐसे ही अनगिनत उक्तियों के द्वारा जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। और इस परिवर्तन में हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो वह जीवन यापन अकेले रूप से नहीं करता है, समाज में रहकर करता है और समाज में रहता है तो वह अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग अपनी धर्म के अनुसार अपनी संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि भाषा वैज्ञानिक रूप से हमारे समक्ष उपस्थित होती हुई दिखाई देती है और मनुष्य इसके द्वारा मतलब जैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अनेक प्रकार की शक्तियों से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ये शक्तियों से यहाँ हमारा तात्पर्य है बेटा आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति एक तरह से ईश्वर से भी अपनी वार्तालाप करते हुए दिखाई देता है। जो कि हम देखते हैं दुख है, तकलीफ है, तो उसमें हम किसी व्यक्ति से अपनी बात को साझा करते हुए नहीं दिखाई देते। अपने अपने धर्म के अनुसार हम अपने अपने आराध्य के समक्ष नतमस्तक होकर उससे अपनी पुकार आराधना अनेक प्रकार से उस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं भाषा के संदर्भ में भी होता हुआ दिखाई देता है। और यही संदर्भ व्यक्ति को अलग अलग रूप से हम देखते हैं कि
व्यक्ति ही मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बात बोलकर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। अन्य रूप में हम देखें कि किस तरह से जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वह अपनी बात बोलकर नहीं बता सकते, पर हाँ, संकेतों के माध्यम से वो भी अपने जो संवाद है, अपने जो विचार है, वह कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि पशु भी ध्वनि संकेतों से काम लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि आजकल घरों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी लोग पालते हैं और उससे अपना प्यार एक तरह से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम कुत्ते की बात करें, बिल्ली की बात करें, तो वह अपना स्पर्श देकर अपनी भावनात्मक स्थिति को वहां पर बताते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से या अनेक प्रकार के ध्वनि संकेतों के माध्यम से जो जीव है, जो पशु है, वह कहीं न कहीं अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करता है और यही प्रयास उसे जोड़े हुए भी रखता है। हम देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य होने की पहली शर्त ही एक तरह से भाषा है और बिना भाषा के हम देखते हैं मनुष्य अगर व्यक्त नहीं कर पाता तो वह पशु के समान ही है। देखिए, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं और जब वह बोल नहीं सकते तो वह ध्वनि संकेतों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भाषा अपने आप को पहचानने का एक साधन है। भाषा के बिना हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने तथा समाज के प्रति किस तरह से अपने उद्गार, अपने भाव, अपनी स्थिति परिस्थिति, अपनी समस्या को एक तरह से सामने ल लाकर लेकर उपस्थित होता है और अपनी परेशानियों को एक तरह से उसका समाधान भी ढूँढने का प्रयास करता है। और भाषा ही हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ तत्व है जिसके द्वारा हम अपने मूल्यों का भी सृजन करते हैं। मूल्य से हमारा यहाँ तात्पर्य है, हम देखते हैं समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के मूल्य हमारे जीवन में महत्व भी रखते हैं और उसमें परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे राजनीतिक मूल्य, हमारे साहित्यिक मूल्य, हमारे ऐतिहासिक मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारे आर्थिक मूल्य, हम इसमें समय अनुसार परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है, जिनमें परिवर्तन होना असंभव है। तो उसे हम देखते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, सहृदयता है, परोपकार है, प्रेम है। चाहे वो प्रेम देश प्रेम के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप से प्रेम, हम उसमें देखते हैं कि अमूमन परिवर्तन आते हुए नहीं दिखाई देता है। पर मनुष्य परिवर्तनशील है और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं संबंध भी परिवर्तनशील है और बोली भी परिवर्तनशील है। तो हम देखते हैं समयानुसार इसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। जो हमारे बचपन के संबंध हैं, वो कहीं न कहीं हमारे युवा अवस्था में परिवर्तन का एक रूप परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं और यही हम देखें कि युवक अवस्था में जो हम संबंध बनाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे वयस्क होने के बाद या हमारे वृद्ध होने के बाद उसमें भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि भाषा चूंकि संरचना पर आधारित होती है, इसलिए भाषा का जो तंत्र है, स्वरूप है, वह संरचनात्मक रूप होता है और इसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसमें अनेक प्रकार से नियम सिद्धांत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं और ये नियम सिद्धांत हमें भाषा की एक तरह से औपचारिकता का रूप भी स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हम अनेक रूपों में देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा ही अपने आप को वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रत्येक भाषा क्षेत्र का अपना एक भिन्न समाज होता है और मनुष्य अपने आसपास के समाज और वातावरण से ही भाषा सीखता है। कई बार तो देखिए ऐसा भी होता है कि हम जो अनौपचारिक भाषा अपने घर परिवार में बोलते हुए दिखाई देते हैं, पर हम जैसे ही समाज में आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो औपचारिकता का जो रूप है, शिष्टाचार का जो रूप है, वह हम पारित करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य का यह जो भाषा प्रेम समाज सापेक्ष होता है और उसके द्वारा हम देखते हैं समाज में अनेक प्रकार से कैसे लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी दिखाई देते हैं। भाषा के बिना हम देखते हैं कि समाज भी गूंगा है और व्यक्ति भी गूंगा या हम ये कहें कि अधूरा
दिखाई देता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह भाषा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भाषा के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति कर समाज के निर्माण में अनेक प्रकार से सहयोग देता हुआ दिखाई देता है। भाषा चाहे जो भी हो, उसका सदैव एक दोहरा चरित्र होता है। हम देखते हैं कि हम दोहरे रूप में तो वैसे अपना जीवन यापन करते ही हैं, क्योंकि हम जैसे एकांत में होते हैं वैसे परिवार के समक्ष नहीं होते, परिवार के समक्ष जैसे होते हैं वैसे समाज के समक्ष नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। तो भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति की संवाहक भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाषा व्यक्ति है तो भाषा है, भाषा है तो हम देखते हैं कि हम अनेक प्रकार के आधारों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसमें है भाषा और वर्ग। भाषा समाज के आधार पर हम देखते हैं, अनौपचारिकता के आधार पर हम अनेक प्रकार से वाक्यों की जिस तरह से हम जब अनौपचारिक रूप से हम घर परिवार से जुड़ते हैं तो कई बार हम अधूरे वाक्यों में भी अपना संपूर्ण वक्तव्य देते हुए नजर आते हैं। कई बार हम संपूर्ण वक्तव्य में भी अपने जो भाव हैं, जो विचार है, उनको प्रकट करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हम जब व्याकरण के नियमों के अनुसार अपने शब्दों का क्रम रखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि अनौपचारिकता के स्तर पर हम उसे पूर्ण रूप से पारित करते हुए नहीं दिखाई देते। पर वाक्य को हमेशा पूर्ण रूप से ही बोलना चाहिए और छोटे वाक्यों में अपनी बात ज्यादा समर्थ रूप से कही जा सकती है। शिक्षा के आधार पर हम देखते हैं, शिक्षा के आधार पर चाहे हम स्कूल, कॉलेज या अलग अलग प्रकार के संस्थाओं से जब हम जुड़ते हैं तो हम औपचारिक दृष्टि से अपने कार्यों का, अपने वाक्यों का क्रम रखते हुए दिखाई देते हैं और वहां पर हम उसके उतार चढ़ाव या बलपूर्वक किसी बात को कहना, इस प्रकार से अनेक प्रकार से व्याकरण के नियमों से जुड़कर हम अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी बात को कहते और एक तरह से सुनते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग रूप से हम अपनी वार्ता को स्थिति परिस्थिति के अनुसार एक तरह से जन्म देते हुए दिखाई देते हैं। भाषा और वर्ग संस्कृति के आधार पर इतिहास और काल के अनुसार भाषा का जो रूप है वह बदलता दिखाई देता है। जिस तरह से हम प्राचीन काल की बात करें तो वहां पर भाषा का जो रूप है वह बदला हुआ दिखाई देता है। वहां पर हम देखते हैं कि खालिस एक तरह से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि भाषा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि दोहरे रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो हम साहित्यिक रूप से और एक आम बोलचाल की भाषा। या आम बोलचाल की भाषा समय अनुसार बदलती हुई चली जाती है, पर साहित्यिक रूप से हम देखते हैं कि भाषा का वही स्तर हमें दिखाई देता है। मध्यकाल में हम देखते हैं कि भक्ति काल के आधार पर हम देखते हैं, रीति काल के आधार पर या आधुनिक काल के आधार पर अनेक प्रकार से हमारी भाषा में इतिहास के रूप में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हम वैदिक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते थे। साथ ही साथ लौकिक भाषा भी अपने एक तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप में लोग अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाए हुए थे। मध्यकाल में हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रज और अवधी भाषा का प्रादुर्भाव था। साथ ही साथ हम देखते हैं संपर्क भाषा के रूप में उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। रीतिकाल में भी हम देखते हैं ब्रज और अवधी के साथ साथ संपर्क भाषा या अपभ्रंश भाषा का प्रयोग वहां पर दिखाई देता है। अपभ्रंश भाषा से हमारा तात्पर्य है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति समय अनुसार किस तरह से भाषा के जो रूप है उसमें एक परिवर्तन का जो आधार है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हम अनेक रूपों में इसे अलग अलग रूपों से देख भी सकते हैं और हमने जानने का भी प्रयास किया है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी भाषा का जो संदर्भ है, जो रूप है, वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। संस्कृति से हम देखते हैं, संस्कृति का जो एक अर्थ है वह कर्मशीलता या कर्मशील होना कहने का तात्पर्य है। संस्कृति मनुष्य द्वारा हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से अलग अलग रूप से शब्दों का क्रम रखा गया है और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये शब्द भौतिक यथार्थ को भी एक संकेत के रूप में वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देता है, जो मनुष्य के मनुष्य होने से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शब्द अत्यंत व्यापक और बहुसंदर्भी है। हम
संस्कृति को अलग अलग रूपों से देखकर उसकी एक तरह से अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, और यह अभिव्यक्ति व्यक्ति को अलग अलग रूपों में चित्रित होते हुए दिखाई देती है। तो भाषा और वर्ग और साहित्य के आधार पर हम देखें तो व्यक्ति तीनों रूपों में जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति है तो भाषा है, भाषा है तो कहीं ना कहीं हम समाज से, उसके साहित्य से जुड़ा हुआ दिखाई देते हैं। और हम इस तरह से देखते हैं कि साहित्य के आधार पर हम अलग अलग विधाओं से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और उन विधाओं में हम अपनी रचना, अपने मौलिक रूप को भी वहां पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके आधार पर हम देखते हैं कि तीसरा है इसमें व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग। व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना हम देखते हैं ना तो समाज की संरचना हो सकती है, ना व्यक्ति की संरचना हो सकती है, ना ही संस्कृति की हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मनुष्य पैदा हुआ तो केवल संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता हुआ दिखाई देता था। संकेतों के साथ साथ मौखिक रूप से अपनी बात कहता हुआ दिखाई देता था। क्योंकि भाषा के दो रूप हैं, हम देखते हैं कि मौखिक और लिखित रूप में हम अपनी बात कह सकते हैं। पर प्राचीन काल में हम देखते हैं, उससे पहले के काल में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मौखिक वार्ता का ही रूप स्वरूप दिखाई देता था। लिखित रूप हम देखते हैं कि काफी बाद में आया, और लिखित रूप से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी बात को लिखित रूप में एक तरह से संग्रहित कर रख सकता है, उसे दोबारा पढ़ सकता है, आजीवन पढ़ सकता है। तभी तो हम देखिए कि अनेक प्रकार के साहित्य हैं, अनेक प्रकार की विधाओं में लिखी गई रचनाएं हैं, या शोध कार्यों के द्वारा हम जीवन में अनेक प्रकार के अनुभवों को सीखते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति इन साहित्य से जुड़कर अपने ज्ञान को, अपने एक तरह से स्थिति परिस्थिति को अपने एक तरह से हम कहें कि अ, अपने लेवल पर लेकर आता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सारा दिन भाषा का जो रूप स्वरूप है औपचारिक अनौपचारिक रूप में व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, और निद्रा में भी हम उसी की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति, हम कहें 24 घंटे में मुश्किल से 1-2 घंटा होगा जो वह अपने मुख को आराम देता होगा, अपनी जिह्वा को आराम देता होगा। नहीं तो हम देखते हैं कि चाहे वह औपचारिक रूप में या अनौपचारिक रूप में वह अपनी वार्ता को जन्म देते ही रहता है। हाँ, स्थिति परिस्थिति बदलती हुई दिखाई देती है, उसका विषयगत रूप बदलता हुआ दिखाई देता है। अन्य रूप में हम देखते हैं कि वह उसी तरह से कार्यरत होता हुआ दिखाई देता है। भाषा और समाज का महत्व, भाषा और समाज का महत्व बिना व्यक्ति के अधूरा है, क्योंकि व्यक्ति होगा तभी वह समाज के रूबरू अपनी क्रियाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं करता हुआ दिखाई देगा, और वो क्रिया प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं भाषा के संदर्भ में ही होती हुई दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि अपने विषय के अनुसार, अपने संबंध के अनुसार, अपने पहनावे के अनुसार, अपने रहन सहन के अनुसार, या अपने वातावरण के अनुसार व्यक्ति अनेक प्रकार से भाषा के प्रति अपना, और भाषा के प्रति और समाज के प्रति हम देखते हैं समाज में सामाजिक होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के कार्य में कुछ योगदान देते हैं तो बनिस्पत वह व्यक्ति भी हमारे लिए हितकर रूप में कार्यरत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि जब हम अपने आस पड़ोस या अपने रिश्तेदारों या अन्य संदर्भों में जब व्यक्ति से जुड़ते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार की वार्ताएं जन्म लेती हुई दिखाई देती है। उन वार्ताओं में व्यक्ति किस तरह से अपने सानिध्य के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा अनेक प्रकार से कार्यरत होता हुआ दिखाई देता है, और ये कार्यरत होते हुए व्यक्ति की भाषाई दृष्टि का जो महत्व है वह अनेक रूपों में चित्रित होता हुआ दिखाई देता है। भाषाई अस्मिता और जेंडर, हम देखते हैं भाषाई अस्मिता यानी कि भाषा की पहचान या वर्चस्व की यहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा का वर्चस्व है ना, हम समाज में रह रहे हैं, और व्यक्ति समाज में रहकर भाषा के अलग अलग रूपों को एक तरह से आत्मसात करके
अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चाहे शारीरिक हो, रूप हो या मानसिक रूप हो, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम अपनी भाषा को वहाँ पर जन्म देते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, शारीरिक भाषा से हमारा तात्पर्य बॉडी लैंग्वेज से है। कई बार हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शब्दों को हमने आत्मसात करके हम उसे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, शारीरिक संरचना के द्वारा, शारीरिक रूप से हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत सारे इमोजी भी आ गए हैं हमारे मोबाइल में, या हम किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती तो हमारे जो हाव भाव है वह प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, और उसके द्वारा ही हम उन्हें चिन्ह के द्वारा भी संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। चाहे हम उसमें कोई आर्गुमेंट या वाद विवाद नहीं करें, पर हमारी जो शारीरिक भाषा है वह कहीं ना कहीं एक तरह से बोलती हुई दिखाई देती है, और उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से उसको क्योंकि हम जो व्यक्ति की भाषा है वह समाजा अनुकूल ही होती है, क्योंकि समाज में हम अनेक प्रकार से भाषा को सीखते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम भाषा को प्रधान उद्देश्य के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार के द्वारा ही हम उसकी अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। अकेले व्यक्ति को तो भाषा की कोई जरूरत ही नहीं होती। जहाँ समाज होता है वही भाषा होती है। हम ये कह सकते हैं कि समाज में परस्पर व्यवहार या व्यवहार के होने से ही भाषा का विकास होता है। हम देखते हैं कि भाषा के रूप में जिस तरह से परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अनेक रूप से भाषा का जो क्रम है वह सीखता है। वह जिस समाज में रहता है उसी तरह की भाषा को धीरे धीरे व्यवहार के रूप में सीखता हुआ चला जाता है। समाज से दूर रखे गए बच्चे समाज विशेष की भाषा से भी एक तरह से दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाषा का जो हम देखते हैं कि रूप स्वरूप है वह कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष के आधार पर ही होता हुआ दिखाई देता है, और व्यक्ति समाज में रहकर अपनी व्यवहार रूप में, अपनी शारीरिक रूप से, अपनी जातीय रूप से, अपनी राष्ट्रीय और सौंदर्य रूप से भाषा का जो प्रयोग है वह करता हुआ दिखाई देता है, और उसके द्वारा ही हम देखते हैं कि किस तरह से उसका व्यक्तित्व, उसका चिंतन और उसका व्यवहार सब कुछ समाज के अनुसार ही होता चला जाता है। दूसरी ओर देखें कि समाज का विकास भी मनुष्य द्वारा स्थापित मानव मूल्य यानी कि मानवीय मूल्यों के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। समाज और मनुष्य दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? भाषा करती हुई दिखाई देता है। भाषा से ही मनुष्य अपने समाज और संस्कृति से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य और समाज के संयोग से ही हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से समाजीकरण का जो रूप स्वरूप है वह बदलता हुआ दिखाई देता है, और मनुष्य किस तरह से समाज में जुड़कर अपने अपने आप को विशिष्ट दिशा और दशा देने का भी प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाषा मनुष्य और समाज का अस्तित्व कर्मशः एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और इसके द्वारा हम अनेक प्रकार की भाषाओं को सीखते हुए दिखाई देते हैं। पहला, हम सामान्य भाषा में अपनी बात यानी कि साधारण भाषा में हम अपनी बात का जो क्रम है वह कहीं ना कहीं रखते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, मानक भाषा के रूप में हम अपनी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे, हम समाज में जब रहते हैं तो हम एक दूसरे से संपर्क के माध्यम से, और ये संपर्क व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, या अनेक रूप से धर्म के आधार पर या उद्योगों के आधार पर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यही क्रम व्यक्ति को कहीं ना कहीं विकास के रूप में भी स्थापित करते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा किस तरह से व्यक्ति को अलग अलग रूपों में जोड़ती हुई दिखाई देती है, और इस जुड़ने का जो क्रम है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए हितकर होता हुआ दिखाई देता है, और इस हितकर क्रम में वह अनेक प्रकार से लोगों के संपर्क में आता हुआ दिखाई देता है, और संपर्क में जब व्यक्ति आता है तो वह कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की व्यक्तियों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हम जातीय रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम जातिगत भेदभाव आज आधुनिक समाज में एक तरह से हम मानकर चलते हैं कि समाप्त होने की कगार पर है, पर ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति भी कहे तो यहाँ
उचित होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे हम जितने पढ़ लिख जाएं, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में जो जातिगत भेदभाव है वो कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारा वातावरण उस तरह से है। ठीक है, नई शिक्षा के द्वारा, आधुनिक शिक्षा के द्वारा हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, पर कहीं ना कहीं अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं संचय का जो भाव है वह दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि हम अनेक रूपों से अपने भाषा को एक एक नया आयाम, एक विकास की दृष्टि में लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। देश के प्रति जो नमन है, जो आत्मसमर्पण की भावना है, वह कहीं ना कहीं भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हमारा देश बहुसंस्कृति या बहुभाषी देश है। तो इसमें देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्कृतियां के द्वारा हम अपनी भाषा का अलग अलग रूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, और यही स्पष्टीकरण सौंदर्य का रूप भी धारण करते हुए दिखाई देता है। जेंडर का अर्थ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष के संदर्भ में या अलग अलग प्रकार से जीव जंतु के रूप में भी दर्शाया गया है। वैसे हम यहाँ पर स्त्री पुरुष के संदर्भ में लेकर चलते हैं। स्त्री भाषा का जो रूप है, वस्तु, स्थान और पहनावे आदि के रूप में हम देखते हैं कि हमारे समाज में चित्रित होते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा, अपनी कायाकल्प के द्वारा या अपनी शारीरिक संरचना के द्वारा अपने आप को एक तरह से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, और यही अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति को उसके अस्तित्व का बोध भी कराते हुए दिखाई देती है। ऐसे ही हम देखते हैं पुरुष भाषा किस तरह से, जैसे स्त्री की भाषा में हम देखते हैं कोमलता का या माधुर्य का प्रतीक वहां पर दिखाई देता है, उसी तरह से पुरुष की भाषा में हम देखते हैं कर्कशपना दिखाई देता है, और वह शारीरिक संरचना उसकी कठोर रूप में या शक्तिशाली रूप में दिखाई देती है। वही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री कोमल कांत के रूप में दिखाई देती है। वस्तु, स्थान और पहनावे के रूप में हम देखते हैं कि अलग अलग चर्चा का जो रूप है वह कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जैसे स्त्री में हम देखें, भाषा के रूप में भी देखें तो हिंदी स्त्रीलिंग है, और हम पर्वत, नदियों या अनेक प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में भी देखें तो उसमें भी हम देखते हैं स्त्री पुल्लिंग का जो रूप स्वरूप है वह कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसका विस्तृत रूप आप अपनी किताबों के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के रूप में व्यक्ति, जेंडर का भी किस तरह से महत्वपूर्ण रोल वहां पर दिखाई देता है। भाषा और संस्कृति, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में है। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि भाषा, समाज और संस्कृति में तीनों को लेकर चलूंगी कि उसके आधार पर व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि भाषा, समाज और संस्कृति के संबंधों में हम ऊपर काफी एक तरह से चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से भाषा समाज से जुड़ी हुई है या व्यक्ति समाज से और भाषा से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से अलग अलग अवधारणा, धारणा से व्यक्ति अपनी क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। भाषा, समाज और संस्कृति में से अगर हम कोई एक तत्व भी कमजोर हो जाए तो हम देखते हैं कि उसमें अनेक प्रकार से व्यक्ति पीछे रह जाएगा या पिछड़ जाएगा। तो इन तत्वों का जो समावेश है वह होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी प्रदेश, हम देखते हैं सांस्कृतिक एकता कमजोर होने के नाते अहिंदी भाषी लोग उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं, जबकि संख्या में हम ही अहिंदी भाषियों से बहुत ही ज्यादा आगे है। तो हम देखते हैं भाषा और संस्कृति का जो महत्व है वे व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर, उसके बोध के आधार पर अलग अलग रूपों से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संस्कृति में व्यक्ति अपने सारे रीतिचार है, रीति रिवाज है, लोकचार है, मान्यता है, अंधविश्वास है, रूढ़ियां है या अनेक प्रकार से संस्कृति से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि मैंने अभी भी बताया और पहले भी बताया आपको कि भारत बहुभाषी देश है, तो और यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां एक तरह से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और उस अस्तित्व के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग रीति रिवाज है। विवाह के अंदर ही हम देख लें या हम जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो 16 संस्कार है उसमें भी एक बहुत बड़ी हलचल
हमारे समाज में दिखाई देती है, क्योंकि सबके अलग रीति रिवाज है, सबको अलग अलग तरीके से मनाने का, अपने पर्व का, अपने त्योहार का, अपने रीति रिवाजों का अलग से एक ओहरा उन्होंने एक तैयार कर रखा है, और उसी ओहरे के आधार पर वे अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। संस्कृति का महत्व खान पान के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग रूपों से देखा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हुए इन प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाओं से जूझता हुआ दिखाई देता है, और इसी क्रम में वह अपने आप को अलग अलग रूपों से व्यक्त करता हुआ भी दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी का जो पहनावा है वह साड़ी है, किसी का सूट है, किसी का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बुर्खा है, या फिर अनेक रूपों में हम देखते हैं कि अलग अलग पहनावे के द्वारा भी लोग अपने आप को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं समाज में, और वह अपनी संस्कृति को, लोक संस्कृति को व्यवहार में लाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनेक प्रकार से मानव मूल्य यानी मानवीय मूल्यों से घिरा हुआ है, और वह अपने मूल्यों को अपनी संस्कृति के आधार पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है। उपयोगिता, भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति व्यक्ति को नई दिशा और दशा देता है। आप देखिए कि व्यक्ति अगर अपने सारे लोकचारों को, अपने रीति रिवाजों को या अपनी संस्कृति को अपने धरातल पर वह अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देता है, जैसे लोकगीत के रूप में, लोक गाथा के रूप में, या लोक नाट्य के रूप में, या सुभाषित के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वह अपनी संस्कृति के प्रति एक तरह से आत्मसमर्पण का भाव है वह व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, और यही आत्मसमर्पण व्यक्ति को संस्कृति से जोड़े हुए दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं संस्कृति के बिना व्यक्ति का जो अस्तित्व है वह शून्य के रूप में दिखाई देता है। संस्कृति है तो व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों ही बदलती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।